हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना यूपी पेट बैच का 11वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के बारे में, है ना। हमने इसके पहले दिल्ली सल्तनत खत्म कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जा करके चैनल पे वीडियो देख लें, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किए हैं ये सारे एग्जाम्स। लास्ट ईयर मुझे मिला था 98 परसेंटाइल इन यूपी पेट एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की बात की जाए तो ये जहां तक माना जाता है 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक मुगल वंश भारत में माना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 1857 में तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो कहाँ से 1857 वहां पहुंच गया। तो देखिए, मुगल वंश अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको दो तरीके से, दो पार्ट्स में डिवाइड है मुगल वंश। एक तो ये जब मुगल वंश अपने चरम पे था, ठीक है, अपने पीक पे था, एक वो समय था। और दूसरा समय कब, जब उत्तरवर्ती मुगल आते हैं, मतलब औरंगजेब के बाद के जो शासक होते हैं उनकी बातें होंगी उस समय पे, ठीक है। लास्ट शासक जो था बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा 1857 में, ठीक है। तो 1857 में उन्होंने मेजबानी की थी किसकी, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था भारत का। तो वहां पे आपको बहादुर शाह जफर देखने को मिलेंगे, तो वो लास्ट मुगल रूलर थे। तो वही यहीं से पूरी कहानी ये 1857 तक पहुंचती है मुगल वंश की, ठीक है। बात की जाए मुगल वंश की तो 1526 ईस्वी में एक शासक था जिसका नाम था बाबर, और बाबर ने उस समय के लोदी वंश को पराजित करके, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव डालता है भारत के अंदर, ठीक है। शुरुआत करेंगे बाबर के साथ। ये तो एक आपको मुगल वंश के बारे में थोड़ा बताना था, इस वजह से मैंने ये एक अलग स्लाइड बना के रखी थी। बाबर से शुरुआत करते हैं। बाबर का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और इसके जो ये मुगल वंश का संस्थापक था ये तो आपको पता ही है। ये कहाँ से आया था, ये मध्य एशिया में एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान में नहीं, सॉरी, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में एक जगह है जिसका नाम है, उज्बेकिस्तान में जिसका नाम है फरगना। फरगना का निवासी था। फरगना एक छोटी सी रियासत थी, वहीं का ये शासक था, ठीक है। इसके जो पिता थे उन पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। मैं लिखते चलता हूं यहीं से। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निसार, ठीक है, कुतलुग निसार। कहीं पे कुतलुग निसार भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुतलुग निसार खानम, ये पूरा नाम था इनकी माता का, ठीक है। पिता जो थे वो अगर देखा जाए तो पिता मूलतः अगर तैमूर के वंशज थे और जो माता हैं वो चंगेज खान की वंशज थी, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, पिता किसकी तरफ से थे, पिता थे तैमूर की साइड से और माता की कहां से थी, माता थी चंगेज खान की, चंगेज खान की वंशज थी, ठीक है। मंगोलियन थे ना, मंगोलियन था चंगेज खान। तो ये पिता और माता के बारे में है बाबर के। तो पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। बाबर ने भारत पे आक्रमण कैसे करता है वो सारी चीजें, ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। तो उज्बेकिस्तान फरगना का निवासी था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और बाबर के भारत पर जो आक्रमण होता है उसमें भारत की वही स्थिति होती है जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था और लगातार उनके बीच में संघर्ष हुआ करता था और आंतरिक कला सारी छोटे छोटे राज्यों में भरी पड़ी थी, है ना। और यही इन्हीं की जो ये दुर्बल और अस्थिर स्थिति है, इसी ने बाबर को की जो विजय थी वो आसान कर दी। बाबर इतनी दूर से आता है और सबको हराता है, करके कई सारे युद्ध जीतता है भारत के अंदर, ठीक है। 1518-19 ईस्वी में, 1518-19 किस लिए, क्योंकि वो लास्ट में 1518 के लास्ट में चालू हुई थी वार। एक मिनट इरेज करने दीजिए। 1518-19 में होता क्या है कि बाबर ने भारत की ओर अपने प्रथम अभियान में यूसुफ जइयों पर हमला करके झेलम तट पर बाजार और भेरा को जीत लेता है, और इसी आक्रमण के दौरान बाबर ने भारत पर पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग करता है। 1518-19 ईस्वी में मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। झेलम तट पर एक जगह थी, झेलम तट पर एक जगह है बाजौर,
और एक है भेरा। बाजौर और भेरा जीत लेता है कौन? बाबर। और इसी बाजौर और भेरा के युद्ध में ये क्या करता है? सबसे पहले बंदूक और तोपों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बंदूक और तोपों का इस्तेमाल करता है ना। अब ठीक है, अरे समझ लीजिएगा यार, हो गया इस्तेमाल। ठीक है, इतना भी क्या है। हाँ, ठीक है। अब बाबर ने भारत पे देखा जाए तो कुल मिलाकर के 5 आक्रमण किए, और 5वें आक्रमण के दौरान पहला जो युद्ध होता है, जिस युद्ध से मुगल वंश की शुरुआत होती है भारत में, वो कौन सा था? वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध से शुरुआत होती है। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। पानीपत एक जगह है हरियाणा के पास में, वहीं पे ये लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कौन क्या हुआ? इसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मुगल दिल्ली पे शासन कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी क्या होता है? पराजित होता है। तो पराजित को मैं ऐसे, ठीक है, शो कर दे रहा हूं। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे? पानीपत के युद्ध ने स्पष्ट ये पूरा स्पष्ट कर दिया था कि भारत का साम्राज्य किसको मिलने वाला है, परंतु जो स्पष्ट तौर पर भारत पर राज कौन करेगा, इसका निर्णय जो होता है वो होता है फतेहपुर से। जो फतेहपुर सीकरी है उससे थोड़ी दूर पे खानवा एक जगह है, खानवा का युद्ध होता है इसी के 1 साल के बाद। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है इसी युद्ध के, पानीपत के युद्ध के 1 साल के बाद, यानी 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? एक तो बाबर था और दूसरा राणा सांगा से, महाराणा नहीं, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा से एक दूसरा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और जब शुरुआती झड़पें होती हैं राणा सांगा की, और राणा सांगा की सेना और जो आपकी ये बाबर की सेना है, इनके बीच में जो शुरुआती झड़प होती है, उसमें राजपूतों की वीरता और राणा सांगा के बारे में जो कहानियां हैं वो सुनकर के मुगल सैनिक का मनोबल गिर जाता है। और इस पर बाबर ने क्या किया? एक नया नया टेक्निक क्या कहें, एक युद्ध नीति समझिए, कि खानवा के युद्ध को वो जिहाद घोषित कर देता है। मतलब इस युद्ध को धर्म से रिलेट कर देता है, और जो इसके सैनिक होते हैं उनमें फिर से एक बार मनोबल आ जाता है। राणा सांगा के पक्ष में देखा जाए तो लगभग सभी राजपूत शासक उस समय के, इसके अलावा महमूद लोदी कौन था? इसी आदमी को राणा ने क्या कहा था कि ये दिल्ली का सुल्तान है। ठीक है, सुल्तान घोषित करके रखा था। मालवा का मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, आलम खान लोदी, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? बाबर के खिलाफ लड़ते हैं, परंतु युद्ध में राजपूतों की करारी हार होती है और हसन खान मेवाती युद्ध में मारा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा सांगा की हार हुई थी, और शुरुआत में राणा सांगा जीत रहे थे, राणा सांगा लीड में थे, क्योंकि जो बाबर की सेना थी उसका मनोबल डाउन हो चुका था। लेकिन बाबर ने क्या किया? इस युद्ध को धर्म से रिलेट करके इसको जिहाद का नाम देता है, और फिर जो क्या होता है वो आपने देख ही लिए, है ना। अब इस युद्ध में जीत के बाद, खानवा के युद्ध की जीत के बाद, एक उपाधि धारण करता है गाजी की उपाधि धारण करता है कौन? गाजी की उपाधि लेता है कौन? बाबर। किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि लेता है बाबर। तो 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, अब गाजी की उपाधि ये ले लेता है। उधर क्या होता है कि राणा सांगा जो थे हारते हैं और किसी तरह का तरीके से अपनी जान बचा करके भागते हैं, कहां पे? चित्तौड़ पहुंचते हैं और फिर से युद्ध की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद राणा के ही सरदार ही क्या करते हैं? उनको जहर दे करके मार देते हैं 1528 ईस्वी में, और उनकी कहानी खत्म हो जाती है। और कुछ समय के बाद बाबर क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया एक शासक के बारे में, मेदिनी राय के बारे में। तो 1528 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, 1528 ईस्वी में एक और युद्ध होता है जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में
और इस युद्ध में क्या होता है, बाबर ने मेदिनी राय को हराता है। बाबर मेदिनी राय को हराता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय को हराता है और मेदिनी राय की हो जाती है हत्या। ठीक है, मेदिनी राय को मार देता है और इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अब 1529 ईस्वी में एक और युद्ध होता है जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, और ये होता है 1529 ईस्वी में। ठीक है, 1529 ईस्वी में एक और युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया और जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, ये पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। ठीक है, घाघरा का युद्ध एक पहला युद्ध था, घाघरा नदी है ना, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। जल और थल दोनों पर लड़ा गया, है ना। अच्छा, घाघरा का युद्ध अफगान हार गए थे, है ना, अफगान हार गए थे। तो इसके बाद यही जो युद्ध था ये बाबर का अंतिम युद्ध था। और इसके बाद से फिर क्या हुआ, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु में लिख देता हूं यहां पे, मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। ठीक है, एक ये चारों युद्ध याद करने की एक टेक्निक बड़ी फेमस है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, देखिए 26 में पानीपत, 27 में खानवा होता है, उसके बाद 28 में चंदेरी होता है और 29 में क्या होता है, घाघरा होता है ना। तो इसको, और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद करने का एक बेहतर तरीका था जो आप लोगों ने भी कहीं कहीं पे सुना होगा, किसी ने तो आज तक बताया ही होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार पिछली स्लाइड पे चलता हूं और आपको समझाता हूं फिर से। ठीक है, स्लाइड चेंज होने में यार अगर टाइम लग रहा होगा तो आप क्या करोगे, 10 सेकेंड स्किप कर लोगे वीडियो को, है ना। ठीक है, तो ऐसे याद किया जाता है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, है ना, पानी से पानीपत, खाना से खानवा। 27 में क्या किया, खाना खाया। और चलते हैं अगली स्लाइड पे। स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों, ये पीपीटी है ना, पीपीटी की स्लाइड्स चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो याद रखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, और खाना खाने के बाद वहां पे अभी आप देखेंगे किसको हराता है, चंदेरी में। चंदेरी में किसको हराता है, मेदिनी राय को हराता है ना। चलिए तो चंदेरी को बताता हूं भी मैं। दस सेकेंड वीडियो स्किप कर लीजिएगा यार, 10-20 सेकेंड, ठीक है। ये सही करवाना पड़ेगा। क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अभी चेंज होगा। ये ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट का पॉज मैं लेता हूं अभी, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ तो चंदेरी आपको बताया मैंने ना, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है याद करने का। बाबर के जितने भी युद्ध हुए हैं, बाबर ने जितने युद्ध लड़े हैं, उसको याद करने का एक तरीका होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर बाबर जितने युद्ध लड़ा वो जीता क्यों, इतने दूर से आया, ठीक है, और यहाँ के राजाओं को जो यहाँ पे पहले से स्थापित हो चुके थे, पहले से एस्टैब्लिश्ड थे, उनको हरा करके चला जाता है। उसका कारण क्या है, ठीक है, तो वो एक एक कारण करके देखते हैं। हुमायूं कहाँ से आ गया है, एक और स्लाइड आ गई, चेंज हो गई। चलो बैक करते हैं, मैं आपको ऐसे ओरली समझाता हूँ, स्लाइड चेंज होगी वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। तो बाबर की जो विजय के जो मुख्य कारण थे उसमें क्या थे कि इसने जो मध्य एशियाई युद्धक जो युक्तियां हैं उसको प्रयोग करता है बाबर अपने युद्ध लड़ने के लिए। और उसमें से एक कौन सी थी, उसमें से एक थी
तोप और गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति, दोनों इसी को बोलते हैं। ठीक है। एंड आज क्या हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आज ये तो। अब शायद सही चले, हाँ अब सही चल रहा है। ठीक है, तो एक पद्धति है जिसको उस्मानी पद्धति या फिर रूमी पद्धति भी बोलते हैं। तो इस पद्धति में बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी को, तोप और गाड़ी को साथ में बांध करके चलाया जाता है। तो एक ये कारण था, और दूसरा कारण क्या था इसके जो जीतने के पीछे, वो कारण था तुलगमा। अब तुलगमा क्या होता है? तुलगमा ये होता है, तुलगमा एक युद्ध करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे किसी सेना ने आपके ऊपर आक्रमण किया आगे से, ठीक है, तो क्या करते थे कि इनके सैनिक पीछे वो लेते थे, पीछे भाग जाते थे और थोड़ी देर के बाद वापस घूम करके पीछे से हमला करते थे। ठीक है, तो ये तुलगमा जो है ये उज्बेकिस्तान की का जो नीति है ये उज्बेकिस्तान की है, और उज्बेकिस्तान के लोग इस जो युद्ध लड़ने की ये तरीका है इसका इस्तेमाल करते थे, और ये वहीं से सीख करके आया था और यहाँ पे सबको परेशान करके रखा था इस पद्धति से। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और अच्छा, एक चीज और बाबर के विषय में एक चीज और है, उसको देख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। बाबर का मकबरा कहां पे है? बाबर का मकबरा है, देखिए बाबर का जो मकबरा बनवाया गया था वो स्टार्टिंग में बनवाया गया था आगरा में। ठीक है, उसको दफनाया गया आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी अस्थियों को, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि इसकी अस्थियां को वहां पे इसका जो मतलब घर था काबुल में दफनाया जाए, तो आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी जो अस्थियां ले जा करके अस्थियां काबुल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी एक किताब है, इसकी आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, और तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा कहा जाता है। क्या नाम है? तुजुक नाम है यार, ये क्या लिख रहा हूं मैं? तुजुक ए बाबरी, और तुजुक ए बाबरी को क्या बोलते हैं? बाबर नामा भी बोलते हैं, है ना। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी बोलते हैं। तो बाबरनामा की जीवनी है, सॉरी बाबर की जीवनी है बाबरनामा, जो इसने खुद अपने हाथों से लिखा है, उसकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाबर से पूछे जा सकते हैं, बाकी कुछ भी नया पूछने का चांस नहीं लगता है। ठीक है, और वो पूछता भी नहीं है, क्वेश्चंस आप देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा आपको। अब आते हैं भैया हुमायूं। ठीक है मैं इतना जो है अजीब तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही अजीब था। दो पार्ट्स में हुमायूं थे, दो पार्ट्स में शासन किया, एक 1530 से 1540 तक, और फिर वापस से ये लौटते हैं 1555 में शायद लौटते हैं, और हाँ 55 में लौटते हैं और 56 तक चलता है। तो दो पार्ट में इनका शासनकाल हम पढ़ेंगे, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। बोलेंगे आप सर बीच के 15 साल कहाँ गए? तो भैया एक पैदा हुआ था कि कोई जो मुगल सल्तनत के जो गले में हड्डी बन गया था, ठीक है, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। और जब मुगल काल पढ़िए और शेरशाह सूरी को मत पढ़िए तो आपका मुगल काल अधूरा रह जाता है, इसलिए मैं शेरशाह सूरी को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हुमायूं क्या था? बाबर का ये सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, ये क्या था? बाबर का बड़ा बेटा था, और बाबर का बड़ा बेटा होने के नाते जो भी 1530 में उसकी डेथ होने के बाद जो आगरा में गद्दी पे बैठना था वो बैठना था हुमायूं को, है ना। लेकिन हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने तैमूरी परंपरा है, एक तैमूरी परंपरा, और इस परंपरा में होता क्या है? तैमूरी परंपरा है, और इस परंपरा में होता क्या है
कि जो भी राज्य है वो जितने बेटे हैं उनके बीच में बांट दिया जाए। तो हुमायूं टोटल थे 4 भाई। एक तो हुमायूं खुद, एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था हिंदाल और एक का नाम था कामरान। तो भाई साहब इन्होंने, हुमायूं भाई साहब क्या किए, खुद तो बैठ गए दिल्ली और आगरा, मतलब जो राजधानी थी वहां पे। अस्करी को भेज दिया संभल, अस्करी को दे दिया संभल कि आप संभल संभालिए, है ना। हिंदाल को दे दिया मेवात कि भैया आप मेवात संभाल लो, और कामरान को भेज दिया काबुल। कामरान को काबुल भेजने के पीछे एक कारण ये भी था कि कामरान, किसी से अगर इसको सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो वो कामरान से थी। किसी से अगर इसको लगता था कि कोई हमको परेशान करेगा तो वो कामरान था, इसीलिए उसको काबुल, और एक और जगह है काबुल और कांधार। कांधार के बारे में सुना होगा आपने, भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, ले जाके वहीं खड़ा किए थे ये लोग, है ना। तो बाबर ने ऐसा निर्देश दिया नहीं था कि आप जो साम्राज्य इसको 4 भाग में बांट लीजिएगा। एक तैमूरी परंपरा होती है कि तैमूरी परंपरा क्या थी कि साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ठीक है, जितने भाई रहे उनको अलग अलग दे दिया जाए। तो उसी हिसाब से इसने उदारता दिखाते हुए दे दिया। अब जब हुमायूं शासन पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था और अफगान जो थे वो फिर से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो गुजरात का एक शासक था उस समय बहादुर शाह, वो हुमायूं के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। तो इसने क्या किया कि बहादुर शाह को हराता है, ठीक है, और साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन इसकी विजय स्थायी नहीं रहती है। एक शासक है, उसको देख लीजिए, गुजरात का शासक है जिसका नाम था, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह को ये भाई साहब हरा देते हैं। क्या लिख दिया मैं, ये शाह के बजाय कुछ और लिख दिया। बहादुर शाह को हरा देते हैं। हराने, जहां पे हराने की बात होगी मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, क्रॉस का साइन बनाऊंगा। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक इनकी जो स्थायी विजय है वो चलती वलती नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा इनके जीवन का कौन सिद्ध होता है, शेर शाह सूरी, जिसका नाम था शेर खां, और धीरे धीरे शक्ति अर्जित करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हुमायूं के शासन को लगभग क्या पूरी तरीके से पूरे भारत से खत्म कर देता है, ठीक है। अब देखिए, मुगल भारत में क्योंकि नए थे, तो गुजरात और बंगाल जैसे स्थान जो दिल्ली और आगरा से दूर हुआ करते थे, वो वहां पर ये कभी टिक नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि नए नए थे। अभी 1526 में शासन इनका बना था, 1526 में अभी भारत आए थे और ये गद्दी पे बैठे थे। 1530 में हुमायूं बैठ गए गद्दी पे, इनका पहला शासक मर गया। और फिर यही सब कारण थे कि ये जो दूर दराज के इलाके थे वहां पे इनकी पैठ बन नहीं पा रही थी। और इसके अलावा जो हुमायूं भाई साहब थे, ये अपने भाइयों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे, और कोई भी काम खत्म होने के बाद वही विलासिता और कामुकता में डूब जाते थे। तो हुमायूं भाई साहब वैसे भी थोड़ा सा थे, किस तरह के, नेपोटिज्म के शिकार थे, ऐसा बोल लीजिए, है ना। अब यहां पे क्या होता है कि इनका आराम से कुछ साल तो बड़े अच्छे से चलते हैं, लेकिन एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध, और जो होता है 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, और ये होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। आ गया लड़का, ठीक है, ठीक है, जमीन से उठ के हीरो बना था, है ना, जमीन से उठ के राजा बना था शेर शाह सूरी। तो चौसा नामक जगह पे हुमायूं की सेना को शेर खान के नेतृत्व में अफगानों ने बहुत बुरी तरीके से हराते हैं, ये लोग पराजित करते हैं, हराते हैं। और हुमायूं क्या करता है, निजाम नाम के भिस्ती की शेर शाह क्या करता है, चौसा का युद्ध जीत जाता है। यहां जीता है तो जो मतलब साइन जो होगा वो करेक्ट का होगा। और हुमायूं क्या करता है इस युद्ध में, एक भिस्ती था, भिस्ती क्या बोलते, भिस्ती किसको बोलते हैं, जो ये नाव वगैरह चलाते हैं ना, जिसका नाम था निजाम। और निजाम नाम के जो भिस्ती था, उसकी मदद से किसी तरीके से युद्ध स्थल से भाई साहब भाग करके, निजाम भिस्ती की मदद से हुमायूं, ठीक है, हुमायूं क्या किए, पलायन कर गए, हुमायूं भाग गया, ठीक है।
तो निजाम भिश्ती की मदद से किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और बदले में हुमायूं ने फिर इसी निजाम भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाता है। जब ये वापस से क्या बनता है, एक दिन का बादशाह कौन बनता है, निजाम भिश्ती एक दिन का बादशाह। क्यों? क्योंकि इसने जान बचाई थी ना, इसी वजह से। चौसा का युद्ध। तो चौसा के युद्ध में किसी तरीके से भाई साहब जान बचा के भागते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी मानने वाला था नहीं और वो यहां भी इन हुमायूं भाई साहब का पीछा छोड़ता नहीं है। और फिर एक और युद्ध होता है 1540 में, जिसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम या इसी को बोलें तो कन्नौज का युद्ध। और ये होता है 1540 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद लगभग 15 सालों तक मुगल वंश भारत से खत्म हो जाता है। कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक एक जगह है जहां पे गंगा नदी के तट पर शेरशाह ने फिर से मुगलों को परास्त करता है और हुमायूं किसी तरह जान बचा करके ईरान की तरफ भाग जाता है। बिलग्राम के कन्नौज के युद्ध में शेरशाह, फिर से शेर खान नाम था, शेरशाह मैं क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा आपको जब मैं शेरशाह सूरी पढ़ाऊंगा। शेरशाह जीतता है और हुमायूं कहां भाग जाता है, हुमायूं भाग जाता है ईरान। ठीक है, लेकिन ईरान भागने से पहले ये क्या करता है, ईरान भागने से पहले ये कुछ दिन यहां पे राणा बीर साल, हाँ राणा बीर साल थे, कहां पे, अमरकोट में। तो ये ईरान से पहले कहां जाता है, ईरान जाने से पहले अमरकोट जाता है। और अमरकोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा अभी किस लिए इंपॉर्टेंट है। अमरकोट में एक राजा थे, छोटे से मतलब छोटा साम्राज्य था उनका, जिनका नाम था राणा बीर साल। और राणा बीर साल के यहां जाता है और फिर यहां से निकल जाता है ईरान, है ना। तो इस तरीके से हुमायूं का जीवन था 10 साल। ये अब यहां से क्या करता है, वापस ईरान के जो सैनिक थे, ईरान के जो राजा थे, उनकी मदद लेता है और बैरम खान की मदद लेता है और 1555 ईस्वी में फिर से सिंहासन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 1555 चालू होता है यहीं से, देखिएगा 1555 ईस्वी में ईरान के शाह मतलब राजा, ईरान के शाह और बैरम खान की मदद से पूना राजा बनता है। राजा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राजा बनता है। ये सारी चीजें किसके बारे में हो रही हैं, हुमायूं के बारे में हो रही है ना। तो 1555 ईस्वी में भाई साहब बनते हैं फिर से बैरम खान की मदद से राजा, लेकिन फिर से इनका जीवन कुछ अच्छा चलता नहीं है और 1556 ईस्वी में भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कैसे होती है, ये मृत्यु होती है, गए थे पुस्तक पढ़ने, कहां, लाइब्रेरी, है ना। तो पुस्तकालय की जो सीढ़ियां थी उससे गिर करके होती है पुस्तकालय की सीढ़ियां। अभी मैं पुस्तकालय लिख दूंगा तो आप कहोगे सर ऊपर चढ़ा था क्या, है ना। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो जाती है भाई साहब की। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, गिर करके, ठीक है, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है जिनका नाम है लेन पूल नाम है। उन्होंने लिखा है, एक लाइन लिखी है इनके बारे में, किसके बारे में, हुमायूं के बारे में, कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो फिर सीढ़ियों से गिर करके हुई थी ना, तो इसीलिए लिखा गया था। अब हुमायूं ने क्या किया था, दिल्ली में यमुना नदी के तट पर दीन पनाह नामक एक जगह बसाई थी और दीन पनाह को क्या कर लिया था, अपनी नई राजधानी बना लिया था। नई राजधानी इसकी क्या हो गई थी, दीन पनाह हो गई थी,
है ना। इसके अलावा हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी हाजी बेगम, और हाजी बेगम जी ने हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। कभी दिल्ली जाइएगा तो देखिएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा हुमायूं की एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने जो इनकी इसकी आत्मकथा है, किसकी? हुमायूं की। वो आत्मकथा नहीं कह सकते उसको, जिसमें इसके बारे में लिखा गया है हुमायूं नामा। बाबर नामा पढ़े थे ना, बाबर नामा को तो बाबर ने खुद लिखा था। हुमायूं नामा को हुमायूं ना लिख करके इसको लिखा है गुलबदन बेगम। और ये कौन थी? ये थी उसकी बहन, सगी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी, ठीक है। सौतेली बहन थी कौन? गुलबदन बेगम, और इसने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। तो बस इतना ही है हुमायूं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अकबर को, ठीक है। हुमायूं से जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतना ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी को मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा किसी दिन, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी को इसी में मर्ज नहीं करना चाह रहा था मैं। शेरशाह सूरी के जो 2 इंपॉर्टेंट युद्ध थे उनके बारे में बता दिया हूं। अगर कुछ पूछना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में शेरशाह सूरी है भी नहीं, तो पूछना होगा तो यही पूछा जाएगा। देखिए, अब हुमायूं की जब मृत्यु होती है, कैसे होती है? आपको मैंने बताया पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। तो हुमायूं की मृत्यु के जो 17 दिनों तक क्या किया जाता है कि इस सूचना को क्या किया जाता है? दबा के रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलने दिया जाता है। और उसका कारण क्या था? क्योंकि जो अकबर था वो था बहुत छोटा, अकबर की जो एज थी वो बहुत कम थी, और कोई उत्तराधिकारी और था नहीं। तो इस तरह से सल्तनत क्या हो सकती थी? खतरे में आ सकती थी। इसीलिए उसको बचाने के लिए 17 दिनों तक इस बात को गुप्त रखा गया। और मुल्ला बेकसी करके एक आदमी था जिसकी जो कद काठी थी और जो देखने में वो लगता था हुमायूं की तरह लगता था, उसको शाही वस्त्र पहना करके हुमायूं की तरह जनता के बीच में पेश किया गया। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तो अकबर क्या करता है? 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में क्या करता है? बैठता है गद्दी पे और बनता है दिल्ली भारत का राजा। लेकिन उसके पहले अकबर के जन्म के विषय में कुछ बातें हैं, वो समझ लीजिए। अकबर का जन्म, अभी मैंने आपको बताया था कि ईरान जाने से पहले कहीं और एक जगह भाई साहब रुके थे। कौन? अकबर के फादर साहब। और अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था अमरकोट में। वही अमरकोट जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, है ना, अमरकोट में, ठीक है। अमरकोट में हुआ था। और अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। मां कौन थी? मां थी हमीदा बानो। एक क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि हुमायूं की पत्नी का नाम हाजी बेगम था जिसने हुमायूं का मकबरा बनवाया, तो ये हमीदा बानो कहां से आ गई जो अकबर की मां हो गई? तो देखिए, कारण ये है कि जितने भी मुगल राजा रहे उनकी कई सारी रानियां थी। अकबर के दरबार हरम में तो पता नहीं कितनी रानियां थी, मतलब महिलाएं थी। अब क्या बताया जाए, क्या कैसे सिस्टम था, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट कोई फिक्स नहीं था। तो ये हमीदा बानो से पैदा हुआ था। कौन? अकबर। और अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। इसको ध्यान में रखिए। अकबर का राज्याभिषेक जो होता है वो होता है कहां पे? देखिए, जो राज्याभिषेक इसका होता है, ये राज्याभिषेक एक जगह है हरियाणा में जिसका नाम है कलानौर। कलानौर, ठीक है, रोहतक जिले में है ये। कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और इसका जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खान। ये वही बैरम खान है जिसने हुमायूं की हेल्प की थी पुनः स्थापना, जो सत्ता स्थापित करने पे दिल्ली के अंदर। संरक्षक कौन है?
बैरम खान भाई साहब संरक्षक थे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कहानी थी कुछ अकबर के स्टार्टिंग एज है उसकी किस तरह से बीतती है। ठीक है, अब 1560 ईस्वी तक, अच्छा 1560 पे मत चलिए, उसके पहले 1556 पे ही रहिए। 1556 में एक युद्ध होता है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिसका नाम है पानीपत सेकेंड बैटल, द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, और ये कहां कब हुआ था, ये हुआ था 1556 ईस्वी में। हुआ ये कि जो अकबर था शासन पे बैठा, तो क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि हमारा राजा मर चुका है, हुमायूं मर चुका है, और जो हमारा नया राजा है उसकी एज बहुत कम है, तो जगह जगह पे विद्रोह चालू हो गए। और अकबर गया था बैरम खान के साथ, कहां पे, पंजाब में, एक विद्रोह को दमन करने, विद्रोह को दबाने। और उसी समय एक हेमू नाम का एक इंसान था, जिसका जो आदिल शाह का वजीर हुआ करता था, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करता है। कौन, हेमू। पानीपत का सेकंड बैटल होता है हेमू और अकबर के बीच में। हेमू क्या था, हेमू था आदिल शाह का वजीर, आदिल शाह का वजीर। बहुत ही मतलब जीरो से उठ के ये भी आया था, है ना, सड़क से उठ के राजा बना था। ठीक है, ये रेवाड़ी में क्या था, एक नमक व्यापारी था, और अपनी प्रतिभा के बल पर आदिल शाह सूर का सेनापति और वजीर बना था। ठीक है, कौन, हेमू। और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। हेमू विक्रमादित्य, और ऐसा करने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला, ये भारत का कौन से नंबर का शासक था, ये अगर पूछा जाए आपसे कभी भी एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि ये ऐसा करने वाला जिसने सॉरी, तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला ये 14वां राजा था भारत का, 14वां शासक था। ठीक है, ओके, एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा मैं, सॉरी। चलिए, तो यहां पे क्या हुआ, विक्रमादित्य की उपाधि ली इसने। और ये भारत का, अगर पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो भारत का अंतिम हिंदू राजा था हेमू, जिसने 17 दिन तक राज किया था। अंतिम हिंदू शासक। अब जब ये इस बात की खबर मिलती है अकबर और बैरम खान को, जो पंजाब में थे, तो वो क्या करते हैं, वापस लौटते हैं। और हेमू क्या सोचता है कि रास्ते में ही हम इसको क्या करें, पानीपत के में हरा दे दें। अगर यही गलती हो जाती है हेमू से, अगर वो किले में रहता तो शायद ये युद्ध जीत जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी सेना लेकर के पानीपत के मैदान में चला गया, और जहां वो हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद, अच्छा, इस युद्ध को जीता कौन, इस युद्ध को जीता अकबर ने। ठीक है, अकबर विजयी रहा। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और फिर आगे भी अकबर के बारे में देखते हैं। हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में होता क्या है, अकबर बैरम खान को मार देता है। बैरम खान का अंत। और कारण क्या था, क्योंकि अब अकबर बड़ा हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, युवा अवस्था आ गई थी। तो उसने क्या किया, अकबर की एक इच्छा आई मन में कि क्यों ना मैं खुद शासन अपने हाथ में लेकर के चलाऊं, मैं क्यों किसी के कहने पे लड़ूं। तो उसने क्या किया, बैरम खान का अंत कर दिया। हालांकि अंत होने से पहले बैरम खान विद्रोह करता है, और बैरम खान और अकबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। बैरम खान और अकबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। ठीक है,
और इस युद्ध में बैरम खान हार जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध। बैरम खान हार जाता है इस युद्ध को और बंदी बना लिया जाता है। लेकिन फिर इसके बाद भी, क्योंकि अकबर का एक तरह से लालन पोषण किया था किसने, बैरम खान ने, तो बैरम खान को एक बार के लिए माफ करता है अकबर कि अगर आप चाहें तो फिर से सर्विस में आ सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। लेकिन फिर बैरम खान इसको मना करके हज यात्रा पर निकल जाता है और रास्ते में पाटन नाम एक जगह है गुजरात के अंदर, जहां पे बैरम खान को की मार करके हत्या कर दी जाती है। कुछ अफगान थे जिन्होंने मार करके बैरम खान की हत्या कर देते हैं। बैरम खान की हत्या होने के बाद बैरम खान की विधवा, बैरम खान की पत्नी से विवाह कौन करता है? अकबर करता है। और बैरम खान की पत्नी का क्या नाम था? बैरम खान की पत्नी का क्या नाम था? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। और बैरम खान का एक पुत्र था, सलीमा बेगम का एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम सबको पता होगा, रहीम खान, अब्दुल रहीम खाने खाना। मैं रहीम लिख रहा हूं, बहुत बड़ा नाम है रहीम। ये वही रहीम है जिसके बारे में रहीमन पानी राखी ये सब पढ़ते हैं हम लोग, है ना, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लेता है अकबर, और इसकी जो पत्नी है सलीमा बेगम, उससे एक पुत्र था रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बाद में चल करके काफी प्रसिद्ध हुआ, सबको पता है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। समाज, अब देखते हैं साम्राज्य विस्तार। 1560 में बैरम खान को खत्म करने के बाद 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण से जब मुक्ति पा ली उसने अपने सैन्य अभियान में मालवा के शासक थे बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण करता है। मालवा के शासक जिसका नाम था बाज बहादुर पर आक्रमण करता है और बाज बहादुर हार जाते हैं और बाज बहादुर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और अधीनता जब स्वीकार कर लिए तो बाज बहादुर को क्या किया गया? मनसबदार बना दिया गया। क्या होता है मनसबदार, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए 1500, ये कहानी कब होती है? ये कहानी होती है 1561 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1560 में बाबर किसको मारा? बैरम खान को। 1561 में मालवा पे अटैक करता है। 1562 में इसने क्या किया? दास प्रथा को अंत कर दिया, दास प्रथा खत्म कर दी। 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त की। 1563 ईस्वी में क्या किया? 1563 ईस्वी में इसने क्या किया कि गैर मुस्लिम तीर्थंकरों, गैर मुस्लिम जो तीर्थंकर थे, गैर मुस्लिम यात्री होते थे, उनसे तीर्थ कर लिया जाता था। मतलब कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, गैर मुस्लिम है, तो उसे तीर्थ कर लिया जाएगा। तो गैर मुस्लिमों पर तीर्थ कर जो लगता था उसको समाप्त कर दिया। गैर मुस्लिमों पर तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है और जो आई थिंक आपके एग्जाम में दिखने वाला है ये क्वेश्चन, 1564 ईस्वी वाला। और वो क्या था? जजिया कर की समाप्ति। जजिया किसके ऊपर लगता था? जजिया हिंदुओं के ऊपर लगता था, ठीक है। जजिया कर का अंत, ठीक है, कब करता है? 1564 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चार घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1564 की घटना, ठीक है। अब अकबर की जो राजपूत नीति थी वो काफी अच्छी थी। ये क्या करता था? दमन और समझौते की नीति थी। मतलब अगर आप मानेंगे तो आपको हम मनसबदार बना के रखेंगे, बढ़िया पोस्ट दे देंगे अपने साम्राज्य के अंदर, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर आक्रमण होगा आपके ऊपर, और आप फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आप जानते ही हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी आगे।
तो राजपूतों से इसने वैवाहिक संबंध की शुरुआत करता है और आमेर के कछवाहा शासक थे जिनका नाम था भारमल प्रथम। आमेर के कछवाहा जिनका नाम था राजा भारमल, ठीक है, भारमल प्रथम। और भारमल प्रथम ने स्वेच्छा से अपने जो अकबर की है, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी पुत्री भारमल प्रथम की पुत्री जिसका नाम था हरखा बाई और जो बाद में जोधा बाई के नाम से मशहूर हुई, हरखा बाई, और यही बाद में जोधा बाई कहलाई, है ना। तो हरखा बाई का जो विवाह है वो कर देता है अकबर के साथ, है ना। और इस विवाह के बाद भारमल के जो पुत्र थे भगवान दास, ये विवाह हो चुका है अब, और भारमल फर्स्ट के पुत्र थे जिनका नाम था भगवान दास, है ना। भारमल फर्स्ट के पुत्र थे भगवान दास और पौत्र थे मान सिंह। जो भी सीरियल देखे होंगे जोधा अकबर, वहां पे मान सिंह जोधा को क्या बुलाता है, बुआ बुलाता है ना, मान सिंह। ये दोनों की नियुक्ति हो जाती है अकबर के दरबार में और ये पहुंच जाते हैं अकबर के दरबार में और इनको मिलता है उच्च पद। किसको क्या पद मिलता है? अखबार नहीं यार, अखबार नहीं भाई, अकबर, है ना। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया अभी। तो अकबर के दरबार में इनकी नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़े राजा हैं आमेर के अतिरिक्त, अगर बात की जाए मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सब ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन एक बहुत बड़े राजा हैं जिनके बारे में मतलब क्या बताऊं, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार न करते हुए संघर्ष करना उचित समझा और 1570 ईस्वी के अंत तक मेवाड़ के जो राणा थे उनको छोड़ करके राजस्थान के सभी प्रमुख राजाओं ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो केवल और केवल एक इंसान बचा था जिसने अकबर की प्रभुसत्ता को नहीं माना था, अकबर की प्रभुसत्ता को नहीं स्वीकार किया था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। और 1576 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। और अकबर ने इस युद्ध में क्या किया, अकबर ने अपने सेनापति राजा मान सिंह और आसफ खान को भेजा इस युद्ध को लड़ने के लिए। कौन लड़ने आया था अकबर की तरफ से? राजा मान सिंह और आसफ खान। ये दो सेनापति थे किसके? अकबर के। और ये लड़ने आए थे और इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती है और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, घास की रोटियां खा करके जीवन गुजारते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें आपको इनके बारे में पता होगा। अब एक जगह है जिसका नाम है असीरगढ़। असीरगढ़ की विजय जो थी, असीरगढ़ की विजय, वो अकबर, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1601 में। ये अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है ना। इसके बाद अकबर, भाई साहब बुड्ढे भी तो हो गए थे, है ना। अकबर अब फादर साहब बन चुके थे, इनके बेटे साहब आ गए थे। अभी वो उनके बेटे साहब भी अभी क्या क्या गुल खिलाए, मतलब इनको क्या क्या दिन का सामना करवाएंगे, अभी वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा 1572 ईस्वी में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना, और 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, एक शहर की स्थापना कराई थी, है ना, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। जिसका क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई थी 1572 में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया था, और बुलंद दरवाजा
फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई और बनवाया बुलंद दरवाजा। और ये दरवाजा किस लिए बना था बुलंद दरवाजा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुजरात विजय, विजय में लिख दूं क्या? चलो समझ लेना, विजय के उपलक्ष्य में है, ठीक है। इतना तो सुन रहे होगे तो कान तो खोल के रखे होगे ना, है ना, बंद तो किए नहीं होगे। चलिए, तो यही है जो अकबर की बारे में सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अकबर की जो कुछ नीतियां हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अकबर की कुछ नीतियां, कुछ उसकी व्यवस्थाएं, कुछ उसके सिस्टम, और फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर को, और फिर हम पढ़ते ही रहेंगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो अकबर की जो नीति थी वो काफी सहिष्णु आदमी था, है ना। इसने क्या किया, एक इबादत खाना बनवाया 1575 ईस्वी में। एक इबादत खाना बनवाया 1575 ईस्वी में। और इस इबादत खाना बनवाने के पीछे जो इसका मोटिव था वो ये था कि जो दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया जा सके वहां पे। और पहले यहाँ पे केवल इस्लाम धर्म को ही धर्म के लोगों के लिए ही अनुमति थी, उनके लिए ही खुला रहता था। लेकिन इसके 1575 में बनवाया और उसके 3 साल बाद यानी 1578 ईस्वी के बाद में सभी धर्म के लोग इबादत खाने में जाने लगे। और अकबर ने अलग अलग धर्म के विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित करने लगा और वहां पे वाद विवाद होता था, ठीक है, ये सब चीजें होती थी। इसके अलावा महजरनामा घोषणा पत्र, है ना, ये क्या है? ये महजरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया और उसके बाद उसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर ली। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। दीन इलाही पढ़ लेते हैं। दीन इलाही, इसने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन इलाही, और इस धर्म की स्थापना हुई थी इलाहाबाद से, प्रयाग से, और तभी से प्रयाग का नाम कर दिया गया इलाहाबाद, है ना। और दीन इलाही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। और ये है क्या, इसने क्या किया कि सभी धर्मों में एक सामंजस्य बनाने के लिए दीन इलाही की स्थापना करता है। और इस दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, इस धर्म को स्वीकार करने वाला, यार वेट, स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? कौन हो सकता है बताइए? प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल, ठीक है। बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू थे, ठीक है। इसके अलावा बस ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति में मैंने बाकी चिल्ला चिल्ला के भी तो कुछ बता दिया है, उसको भी दिमाग में रखे रहना। चलते हैं आगे और अब देखते हैं अकबर के दरबार में जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो कैसी थी, है ना। तो अकबर ने क्या किया, 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर अपनी सेना को संगठित किया, ठीक है। कौन से साल में? एक बार कहां गया, हाँ ये आया कर्सर। 1575 ईस्वी में इस व्यवस्था की शुरुआत होती है। और ये कौन सा साल था? अकबर के शासन के 11वें वर्ष में शायद हुआ था। हाँ 11वें वर्ष में हुआ था। कितना हुआ? 25 56 11वें वर्ष में, हाँ 11वें वर्ष में ही हुआ था मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार इसको मैं रीचेक करके आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं स्टिक कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको बता रहा हूँ इतना, ठीक है। तो मैं इसको बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था को क्या किया इसने, उसी के आधार पर सेना का संगठित करता है। मनसब का मतलब क्या होता है? देखिए, मनसब का मतलब होता है पद या श्रेणी कोई, ठीक है। और मनसबदार का मतलब क्या होता है? उस अधिकारी से होता है जो उस पद पर आसीन होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो व्यवस्था थी ये कहां से ली गई थी? ये ली गई थी मंगोलों से, मंगोलों की सैन्य व्यवस्था से इसको लिया गया था, सैन्य व्यवस्था से वहां से लिया गया था।
अब इस व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो दशमलव प्रणाली था, जिसके अधिकारी के अंतर्गत 10 सवार होते थे वह सरखेल कहलाता था, 1000 घुड़सवारों का नेता अमीर कहलाता था और 10,000 घुड़सवारों का नेता मलिक कहलाता था, और जो इनका सेनापति होता था उसको मीर बख्श कहते थे। सेनापति को क्या बोला जाता था? सेनापति होता है कि सेनापति होता है, बताइए? सेनापति या सेनापति? सेनापति होता है, ठीक है। सेनापति, पति पढ़ा जाता, ठीक है ठीक है। सेनापति क्या था? सेनापति को क्या बोलते थे? मीर बख्श बोलते थे, मीर बख्श बोलते थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इनकी लगान व्यवस्था देखते हैं किस तरीके से इनकी लगान व्यवस्था थी। तो लगान व्यवस्था की बात की जाए अगर, तो इनकी आय का प्रमुख साधन ही लगान था, मतलब जो भूमि से कर आता है ना उसको लगान बोलते हैं। तो अकबर कालीन जो लगान व्यवस्था है उसको सबसे बेहतर जो पद्धति है वो मानी जाती है, ठीक है। एक सिस्टम इनके यहां चला जिसको बोलते हैं दहसाला, दहसाला या फिर इसी को बोलते हैं जब्ती, दहसाला प्रथा या जब्ती प्रथा, ठीक है। ये चलाया किसको? इसको चलाया टोडरमल ने। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, निर्मला सीतारमण थे, ठीक है। टोडरमल, अच्छा इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि टोडरमल ने चलाया था, ठीक है। और इसका जो मुख्य सहायक था टोडरमल का वो कौन था? ख्वाजा शाह मंसूर था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक वो पूछेगा भी नहीं, बस आप सुन लीजिए। अब देखिए इसमें होता क्या था। इसमें अलग अलग फसलों के जो पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के जो मूल्य हैं उनका औसत निकाला जाता था, और उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और ये जो राजस्व में वसूला जाता था ये नकदी में होता था, ऐसा ये नहीं होता था कि आप अनाज दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, नहीं, आप पैसे दीजिए, ठीक है। और इस प्रणाली में 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माले हर साला कहा जाता था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था इसमें कि लगान व्यवस्था में दहसाला और जब्ती प्रथा, इसकी शुरुआत की थी टोडरमल ने, मतलब इसको स्थापित किया था टोडरमल ने, इसीलिए इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। और बाद में क्या करते हैं, एक शाहजहां के दीवान थे, ये आप शाहजहां के बारे में जब बताऊंगा तो वहां पे बात करूंगा। शाहजहां के दीवान थे जिनका नाम था मुर्शीद, मुर्शीद कुली खान। उन्होंने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में भी फैलाया। दक्षिण भारत में दहसाला प्रथा चलाई या लगाई, कुछ भी कह लो, ठीक है। अच्छा, भूमि को नापने के लिए एक पैमाना बनाया था इन लोगों ने, भूमि नापने के लिए, जिसका नाम इन्होंने दिया था गज ए इलाही, गज ए इलाही। और एक गज ए इलाही जो होता था वो 33.5 इंच के बराबर होता था, ठीक है, ओके। तो यही है लगान व्यवस्था में। बाकी इसके अलावा लगान व्यवस्था में कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ और मिलने, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, यही इतना पढ़ लीजिए, बहुत है इतना। अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में। भाई बहुत फेमस है, सुना भी होगा आप लोगों ने, है ना। तो नवरत्न के बारे में देखते हैं अकबर के। हाँ, तो ये नवरत्न है अकबर के: अबुल फजल, टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताता हूं। अबुल फजल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अबुल फजल ने एक रचना है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और अकबरनामा का ही एक भाग है आईने अकबरी, है ना। अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ठीक है। और ये एक और चीज है कि ये क्या था, मुख्य सलाहकार या सचिव था, अवस्थी साहब थे ये, अभी उत्तर प्रदेश के हैं ना अवस्थी। मुख्य सलाहकार
एवं सचिव। दूसरे आते हैं टोडरमल, भाई साहब अभी बता दिया ये कौन थे, निर्मला सीतारमण थे, अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये देखिए, लेकिन हाँ टोडरमल के बारे में एक और जान लीजिए, स्टार्टिंग में शेरशाह के यहाँ काम करता था और एक जगह है रोहतासगढ़ के किले में के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है और अकबर के अधीन इसने दीवान के रूप में कार्य किया। यह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार विशेषकर दहसाला प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है ना। मान सिंह कौन था, अभी मैंने पीछे बताया था, कछवाहा शासक थे। महाराजा भारमल अपनी पुत्री से विवाह किया और अपने पुत्र और पौत्र दोनों को किसके, अकबर के दरबार में भेज दिया। बीरबल, बीरबल के बारे में पढ़ लीजिए। बीरबल का जो मूल नाम था वो था महेश दास, ये इनका मूल नाम था, ठीक है, महेश दास। और अकबर ने इसको कविराज और राजा की उपाधि भी दी है, ध्यान रखिएगा, राजा और कविराज, राजा की उपाधि मिली है। तानसेन, तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ये आधुनिक एमपी में एक जिला है जिसका नाम है रीवा, और रीवा के ये रहने वाले थे, ठीक है। बाकी इनके बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना मैंने तभी बता दिया था, रहीम इनका नाम है और ये बैरम खान के बेटे थे। फैजी अबुल फजल का एक बड़ा भाई था, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर ये आसीन था। मुल्ला दो प्याजा कौन है, ये अरब से आया था मुल्ला दो प्याजा, और हुमायूं के काल में भारत आया था, ठीक है, अरब से हुमायूं के शासन काल में भारत आया। हुमायूं के शासन काल में भारत कौन आया, वो आया कौन, मुल्ला दो प्याजा। और हकीम हुमाम कौन थे, ये शाही विद्यालय के प्रमुख थे। चलो इनको रहने भी दो, कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखिए अकबर का पुत्र, देखिए अब मैंने आपको बताया ना कि अभी कहानी दूसरी तरफ जाएगी और जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। सुन लीजिए यहीं पे, अकबर का पुत्र था सलीम, जिसको बाद में जहांगीर बोला गया, और जहांगीर की वजह से जो अकबर के अंतिम के दिन थे वो बहुत बुरी तरीके से बीते। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, नहीं लिखता हूं मैं, मृत्यु कब होती है, 1605 ईस्वी में। और अकबर के जो मकबरे का निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया है, कहां पे, सिकंदरा नामक जगह पे। 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और जो इनका मकबरा है वो कहां बना है, मकबरा बना है सिकंदरा में, ठीक है, बस। अच्छा, अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज का क्या नाम है, तो पहले अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज कौन थे अकबर के दरबार में आने वाले, कौन थे, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 5 सेकेंड्स हो गए क्या, हाँ हो गए, चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रॉल्फ फिंच, एरोन फिंच से याद कर लो, है ना, रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में पहले ऐसे अंग्रेज थे जो आए थे, वो कौन थे, रॉल्फ फिंच थे, ठीक है। चलते हैं, पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। तो भैया जहांगीर क्या करते हैं, अकबर की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था सलीम, और वो बैठता है गद्दी पर। और जब वो राज्याभिषेक के वक्त आगरा के किले में बैठता है तो उसने क्या किया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण करता है। मतलब इसका वास्तविक नाम था सलीम, ये जो जहांगीर की है ये इसको उपाधि मिली थी, ठीक है, उपाधि धारण किया था। और सलीम का जो शासन है वो देखा जाए तो 1605 से शुरू होता है और लगभग 22 साल 1627 ईस्वी में खत्म होता है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम सलीम था, एकमात्र पुत्र ये था, ठीक है। अच्छा, सलीम क्यों पड़ा, तो एक कहानी है कि जहांगीर के जन्म से पहले अकबर को जगह जगह प्रार्थनाएं और सूफियों की दरगाहों की यात्रा की, किस लिए, क्योंकि उसको पुत्र रत्न नहीं मिल रहा था, मतलब
लड़का पैदा नहीं हो रहा था। तो इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती, और ये वहां गए और उनके आशीर्वाद से कहते हैं इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और उसी के प्रति जो श्रद्धा है वो प्रकट करते हुए अकबर ने शहजादे का नाम सलीम रख दिया, और अकबर प्यार से सलीम को शेखू बाबा कह के बुलाते थे। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा वहां पे, आपने कहाँ पे, अरे वही जो आपका पसंदीदा सीरियल आता था, बहुत लड़के देखते थे यार, है ना। तो अब देखिए, सिंहासन पे बैठते ही इसने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, और खुसरो भाई साहब कर देते हैं विद्रोह, खुसरो कर देते हैं विद्रोह। तो ये क्या करता है, जहांगीर क्या करता है, उसको पकड़वा करके अंधा करवा देता है खुसरो को। और खुसरो बाग, अगर आप इलाहाबाद से में हैं या इलाहाबाद के बारे में जानते हैं तो आपको एक बाग दिखेगी, एक गार्डन है जिसका नाम है खुसरो बाग। तो ये खुसरो बाग, ये वही खुसरो भाई साहब हैं जिनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो खुसरो की आंख फोड़ करके इनको अंधा कर दिया जाता है और एक जगह पे इनको बैठा दिया जाता है, ठीक है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। किस लिए फांसी दी थी, क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसके साथ विद्रोह में ये भी शामिल थे, तो इनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया इसने, ठीक है। जहांगीर का एक विवाह होता है 1611 ईस्वी में, जहांगीर का विवाह होता है 1611 ईस्वी में, किसके साथ होता है, ये मेहरुन्निसा के साथ, और जो बाद में नूर महल या नूर जहां के नाम से फेमस हुई, मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा। और इसी को नूर जहां या फिर नूर महल, दोनों नामों से जिक्र मिलता है, नूर जहां और नूर महल दोनों से, ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए, जहांगीर ने क्या किया कि शहजादे खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा, और जिसमें सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य कर दिया। किसने, खुर्रम ने। अब ये खुर्रम कौन है, चलेंगे पढ़ेंगे जब हम आगे, तब वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए कि महाराणा के पुत्र, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पराजित किसने किया, किसने, खुर्रम ने। और ये खुर्रम कौन है, शाहजहां, यार खुर्रम शाहजहां था, शाहजहां को खुर्रम बोलते थे, मतलब शाहजहां की उपाधि उसने भी ली थी, उसका जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था, ठीक है। इसके अलावा 1617 में खुर्रम के नेतृत्व में भेजे गए अभियान के फलस्वरूप क्या होता है, अहमदनगर में भी मुगलों की संधि हो जाती है। अहमदनगर एक ऐसी जगह थी जहां पे मुगल लगातार कोशिश किए जा रहे थे, कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन कभी भी दक्षिण भारत में अहमदनगर में इनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया एक अभियान भेजा गया जो अहमदनगर से में मुगलों की संधि करता है, और बीजापुर ने इस संधि में मध्यस्थता करता है, और इसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देता है, ठीक है। तो अहमदनगर विजय के उपरांत शाहजहां को, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। जहांगीर के शासन की जो सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है वो फारस ने क्या किया था, कंधार पर आक्रमण करके कंधार को अपने अंदर कर लेता है, मतलब अपने अधिकार में ले लेता है, और ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। कारण क्या था, अब सुनिएगा। जो मेहरुन्निसा थी जिसके साथ जहांगीर का विवाह होता है, उसने
पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में कई गुट उस समय डिवाइड कर दिया था। ठीक है, कई सारे गुट बन चुके थे। विवाह के बाद राजधानी में नूरजहां का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा था और 1613 में नूरजहां को पादशाह बेगम, 1613 ईस्वी में नूरजहां को पादशाह बेगम की उपाधि मिलती है। ठीक है, पादशाह बेगम की उपाधि मिलती है और इसके नाम से, नूरजहां के नाम से सिक्के भी ढाले जाते थे और फरमानों पर जो सम्राट यानी कि जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ साथ भी नूरजहां के भी हस्ताक्षर लगने लगे थे। अब नूरजहां के प्रभाव की वजह से इसका पिता था मिर्जा ग्यास बेग, वो भी, उसको एतमद उद्दौला की उपाधि मिलती है और उसके भाई को आसफ खान की उपाधि मिलती है। इसने क्या किया कि अपने विवाह के 1 साल के बाद ही आसफ खान मतलब अपना जो इसका भाई था, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल बनती है, इसी का नाम मुमताज महल पड़ता है। मुमताज महल के रूप में जिसको प्रसिद्धि मिलती है, उसका विवाह करा दिया है जहांगीर के पुत्र, सबसे बड़े और योग्य पुत्र खुर्रम के साथ। और इस तरीके से विवाह करा करके नूरजहां, एतमादुद्दौला, आसफ खान और खुर्रम के बीच एक गुट बन जाता है और 4 व्यक्तियों का जो ये गुट था, इसको जुनता या फिर जुनता बोलते थे और ये 10 वर्षों तक व्यवहारिक रूप से मुगल साम्राज्य पर शासन करता रहता है। ये कहानी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि किस तरीके से जो जहांगीर का साम्राज्य था वो खत्म होता है, वो समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नूरजहां द्वारा शेर अफगानी से जन्मी अपनी पुत्री एक थी जिसका नाम था लाडली बेगम, उसका निकाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार के साथ हो जाता है। मतलब भाई की जो बेटी थी उसका विवाह करा दिया खुर्रम के साथ, और जो अपनी खुद की बेटी थी दूसरे पति के साथ, उसका विवाह करा देती है किसके साथ? उसका विवाह करा देती है जहांगीर के सबसे छोटे बेटे के साथ। और अब जो ये 2 गुट था, वो 2 गुट क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है और एक ही साम्राज्य के अंदर कई सारे गुट बन जाते हैं। और फिर यही सब घटनाएं थी जिसकी वजह से, जो साम्राज्य के अंदर हो रही थी, जिसकी वजह से जो कंधार पे अटैक करता है फारस और कंधार को लेकर के चला जाता है, उसका कारण यही सब घटनाएं थी। ठीक है, इसने क्या किया था, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, जहांगीर ने एक काम किया था, बहुत अच्छा काम जो मुझे लगता है जहांगीर का। इसने सोने की एक जंजीर अपने महल के बाहर लगवाई थी। ठीक है, जिसको बोलते थे जंजीर ए आदिल, मतलब अगर किसी को न्याय की जरूरत है, सोने की जंजीर थी ये, किसी को न्याय की जरूरत है तो उस जंजीर को बजाए, है ना, और उसको तत्काल प्रभाव से न्याय दिया जाता था। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में जो पहला अंग्रेज मिशन पे आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। प्रथम अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कुकर वाला हॉकिंस नहीं। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था। और इसने क्या किया, और अच्छा ये आया कब था? ये आया था यार अकबर 1605 में अकबर की डेथ होती है, हाँ उसी के 3 साल बाद शायद 1608 ईस्वी में आया था, 1608 में ही तो आया था। हाँ ठीक है, ठीक है। हॉकिंस बहुत पढ़ा लिखा था, और ये पढ़ा लिखा मतलब अंग्रेज था, पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही इसको तुर्की और फारसी भाषा भी ये बोल सकता था, जिसकी वजह से जहांगीर बहुत प्रभावित होकर के कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि देता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश खान। वेट, इंग्लिश खां की उपाधि इसको दे देता है, ये देता है कैप्टन हॉकिंस को, है ना। लेकिन कैप्टन हॉकिंस क्या करते हैं, ये बिजनेस के लिए मतलब व्यापार के लिए इनसे अनुमति नहीं ले पाते हैं, और बाद में एक और अंग्रेज आता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो,
और सर टॉमस रो को मिल जाती है इजाजत किस बात के लिए? व्यापारिक अनुमति। व्यापार करने के लिए अनुमति मिल जाती है किसको? सर टॉमस रो को। ठीक है, सर टॉमस रो को व्यापारिक अनुमति मिल जाती है और व्यापार वो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी के काल में सबसे पहले तंबाकू की खेती भारत में चालू हुई। हालांकि बाद में इसने जा करके तंबाकू की खेती का प्रारंभ, बाद में चल करके इसने तंबाकू पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, वो कर लेते हैं। जहांगीर आज खत्म हो जाएंगे और कल से हम चालू करेंगे क्या? शाहजहां के बारे में। ठीक है, फ्लाइट चेंज होने में अगर टाइम लगेगा तो 10 सेकेंड स्किप कर लेना यार वीडियो। ठीक है, तो 1617 ईस्वी में जहांगीर ने तंबाकू पीने पर पाबंदी लगाई। 1 मिनट। 1617 ईस्वी में तंबाकू पीने में 1617 में तंबाकू पीने पर प्रतिबंध लगाता है। और इसके अलावा एक और देखा जाए तो क्या हो सकता है लास्ट में? 1627 मृत्यु हो जाती है इसकी। इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना बचेगा, है ना? तो तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ होती है और जहांगीर ही इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है और 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा स्थापत्य कला के बारे में बात कर लें तो जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। ये तो मैंने आपको बताया ही तभी। सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया? ये बनवाया जहांगीर ने। इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई। मोती मस्जिद कहाँ पे है? मोती मस्जिद है लाहौर के अंदर, लाहौर की मोती मस्जिद। ठीक है, एक मोती मस्जिद शायद इंडिया में भी है क्या? इसके अलावा जहांगीर के जो मकबरे का निर्माण है वो नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पे कराया है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? स्थापत्य कला मुगल काल की जो स्थापत्य कला है उसको हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, तो ज़्यादा उस पर चिंता मत करिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? शाहदरा में बना हुआ है। शाहदरा लाहौर में बना हुआ है। और इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, तो यही रहा आज का सेशन यार। काफ़ी लंबा है मुझे पता है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आई थिंक वो सबसे बेहतर काम कर रहे होंगे, है ना? नोट्स यार बनाते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो बड़ी समस्या होने वाली है। आपको इतना सब कुछ याद रख नहीं पाओगे और फिर रात बाद में चल के परेशान होगे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। अभी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? एंड आई होप आपको सेशन ये काफ़ी अच्छा लगा हो। थोड़ा शेयर वेयर करिए यार, थोड़ा सा व्यूज़ व्यूज़ बढ़वाइए और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक है ना? और ठीक है, ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको सेशन। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।